हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग फिर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज में बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 के बारे में। क्लियर? तो अभी तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी, इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये कंसेप्ट्स आप समझेंगे तो ये एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम और देन विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 8 है। लेट मी रीड इट फर्स्ट। तो आप इसको समझिएगा, मैं समझाता हूँ और फिर उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसमें लिखा है ब्यूटीफुल लेडी एजेड 22 got down from an Impala car, entered a jewelry shop, and told the owner that she was the daughter of Rai Prasad, a person very well known in the locality. The owner showed the lady a variety of diamond rings, out of which she selected the costliest one, saying that she will present it to her father on his birthday. She gave a check for the price and took the ring from the owner. The lady, in fact, was not the daughter of Rai Prasad, and the check was eventually dishonored. The ring was found with X, who had lent rupees 3,000 to the lady on the security of the ring. Is the owner entitled to take back the ring from X? Give reasons for your answer. तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपकी आईएएस 1974 में पूछी गई थी। तो उस समय जिस समय का ये केस है, इम्पाला कार उस समय कुछ ऐसी हुआ करती थी जैसे आज की डेट में बीएमडब्ल्यू। और 3000 की डायमंड रिंग या 3000 उसने लेंड किया था ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द रिंग, वो भी एक बड़ा अमाउंट उस ज़माने में माना जाता था। ठीक? तो ये तो केस ये था कि एक ब्यूटीफुल लेडी जिसकी एज 22 थी, वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और बताती है कि मैं राय प्रसाद, जो कि वहाँ की बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी थे, उनकी बेटी हूँ। ठीक? और ओनर ने उनको बहुत अच्छी-अच्छी डायमंड रिंग्स दिखाई, जिसमें से उन्होंने जो सबसे महँगी डायमंड रिंग थी, उसको सेलेक्ट किया और बोला कि ये मैं अपने फ़ादर को प्रेज़ेंट करूँगी उनकी बर्थडे पे, ठीक? और उन उसके लिए उन्होंने एक चेक दिया और उसको रिंग को वो ओनर से लेके चली गई। अब फैक्ट ये था कि लेडी एक्चुअली राय प्रसाद साहब की बेटी थी ही नहीं और बाद में वो चेक डिसऑनर हो गया। अब हुआ क्या कि वो रिंग मिली किसके पास? एक मिस्टर एक्स से, जो खुद भी जो है आपका लोन वगैरह देने का काम ये सब कुछ करते थे। ठीक है? तो जो पहले ज़माने में चलता था कि पर्सनल लेवल पे भी वो लोन वगैरह या जो है सिक्योरिटी वगैरह दिया करते थे। ठीक है? तो रिंग उनके पास मिली, जिन्होंने ₹3000 पे 3000 एक सिक्योरिटी रख के ₹3000 उस लेडी को एज़ लोन दे दिए। किस लेडी को? जिसने वो रिंग वहाँ से ली थी। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि जो ओनर है, मतलब कि जो ज्वेलरी शॉप वाला है, क्या वो एंटाइटल्ड है एक्स से वापस रिंग लेने के लिए? ठीक? क्वेश्चन ये है। अब इसमें आपको अपने रीज़न्स बताने हैं। तो आशा कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है यस, the owner can recover the ring from X. An agreement which is induced by mistake as to the identity of the person being contracted with is void. तो ओनर रिकवर कर सकता है क्योंकि लॉज ये कहते हैं कि जो ट्रू ओनर है, सबसे पहला राइट उसका होता है कोई भी गुड्स पे जो उसको बिलोंग करते हैं। ठीक है? अब उसको फ्रॉड से, मिस्टेक से, कैसे भी करके अगर आपने किसी को बेच दिया या दे दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वो वैलिड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने फ्रॉड किया है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, क्योंकि वहाँ पे उस लड़की ने ये बताया कि मैं राय प्रसाद साहब की बेटी हूँ, जो कि वहाँ की लोकेलिटी के बहुत जाने-माने पर्सन थे और अपनी आइडेंटिटी छुपा के, झूठ बता के वो रिंग ऑब्टेन की, चेक दी, वो चेक बाउंस हो गया, जो कि आपका अपने आप में एक अपराध है।
ठीक है, उस पे भी जो है आपका फाइन और ये सब के प्रोविजंस हैं। तो इसमें लिखा है इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम द ज्वेलर हैंडेड ओवर द रिंग टू द लेडी थिंकिंग हर टू बी द डॉटर ऑफ राय प्रसाद, a person well known in the city locality. Therefore, he was under a mistake as to the identity of person with whom he was contracting. Hence, the agreement between the jeweler and the lady was a void agreement. इसको समझने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद लिखा है एज एक्स derives his title from the lady who had no title to the goods for they were obtained by her under void agreement and he is not entitled to retain it. On the other hand, the jeweler remains the owner of the ring as the ring was obtained from him under a void agreement and therefore he can recover the ring from X. तो पूरा का पूरा केस क्या है? पूरा का पूरा केस ये है कि उस लेडी ने उस ज्वेलर को अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो रिंग ऑब्टेन की, चेक दिया, वो भी बाउंस हो गया। फिर उस रिंग को लेके उसने किसी के पास एज सिक्योरिटी रखा और उससे 3000 रुपीज लोन ले लिए। अब बात ये आती है कि बाद में दिखा कि एक्स के पास वो रिंग मिली। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ज्वेलर इंटाइटल्ड है उस रिंग को रिकवर करने के लिए? यस। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा गेम था ये फ्रॉड, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, वॉइड एग्रीमेंट इस पे बेस्ड था। मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी किसी को गलत बताई, ठीक, और उसके बाद उससे कोई चीज़ ऑब्टेन करके उसको सिक्योरिटी रख के आपने वहाँ से 3000 रुपीज़ लोन उठा लिए। अब क्वेश्चन ये है कि जिसके पास वो रिंग है, मिस्टर एक्स के पास, उनके पास तो टाइटल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिससे वो रिंग ली उसके पास खुद वो टाइटल नहीं थी, लेडी, मतलब ओनरशिप नहीं थी। तो जब ओनरशिप आपके पास नहीं है तो लॉज, आप वैसे भी सेल ऑफ गुड्स में भी पढ़ेंगे तो लॉज ये कहते हैं कि जब आपके पास ओनरशिप है ही नहीं तो आपके पास राइट है ही नहीं उसको बेचने का या प्लेज में रखने का या सिक्योरिटी में रखने का। तो जब आपके पास राइट नहीं है तो आपने कैसे रख लिया? दूसरी बात यह है कि जिसके पास वो रिंग पाई गई उसके पास भी ओनरशिप नहीं है। अब क्वेश्चन ये एक मज़ेदार बनता है कि मान लीजिए कि ज्वेलर है, उसको तो मिल रही है टाइटल क्योंकि उसकी ओनरशिप है, तो वो उसके पास राइट है उसको रिकवर करने का, रिकवर तो कर लेगा वो। लॉज या कोर्ट ये कहेंगे कि नहीं भाई, वो ट्रू ओनर है और उनको वो रिंग वापस की जाए और वो उसकी ओनरशिप रखता है। लेकिन एक्स क्या करेगा? एक्स के पास तो 3000 रुपये जो उन्होंने लोन में दे दिए वो कैसे रिकवर? तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कोर्ट ऑर्डर करेगी, ओनरशिप जिसके पास है ओनरशिप उसके पास जाएगी, मतलब कि वो ज्वेलर और लेडी को जेल जाना है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, किसी के साथ गलत ये बता के फ्रॉड करके और उसने जो है ये गड़बड़ किया। और मिस्टर एक्स जिन्होंने 3000 रुपये लेडी को लोन दिए थे वो लोन उनको वापस करने पड़ेंगे। तो कोर्ट अगर इसमें जजमेंट देगी तो वो इसी आधार पे देगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज करते हैं, वो है आपकी रेफरेंस की बात। तो रेफरेंस में इसमें आपको पढ़ना क्या है? रेफरेंस में आपको इसमें पढ़ना है कि फ्रॉड के बारे में, ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया है। तो फ्रॉड के बारे में पढ़ना कि फ्रॉड क्या है, किस किस तरीके से होता है और क्या उसके जो है आपके लॉज हैं। फिर दूसरा ये पढ़ना है मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, जो इस लड़की ने यहाँ पे गड़बड़ किया, अपनी आइडेंटिटी गलत बना के ये चीज़ें की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, तो किन किन सर्कमस्टांसेस में एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज वॉइड, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम इसमें लॉ पॉइंट मैंने रखे हैं जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। और इससे ज़्यादा कोई केस वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला है। कोशिश की कि रेफरेंसेस में हमने लॉ पॉइंट समझाएं। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन है वो सब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको ये लॉ पॉइंट पता होने चाहिए, तभी आप इस केस के सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।